हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है, सतीश सर अपने चैनल संस्कार टेक्निकल में हर रात 8 बजे एक टेस्ट लेते हैं जिसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। और यहाँ पर मैं अपने चैनल में फिजिक्स में जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है उनके आंसर और एक्सप्लेनेशंस बताता हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि 2 एम्पियर धारा वाली 2 समांतर तारों के बीच प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। तो जैसा कि 11 जून वाले सेशन में मैंने बताया था कि 2 तारों के बीच एक बल कार्य करता है, तो उस बल का एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था, F = μ0/2π IA × IB/d, जहाँ पर कि μ0 है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हिंदी में मुक्त आकाश की चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है। और IA और IB जो है वो दोनों तारों में बहने वाली करंट्स हैं, और जो D है वो उनके बीच की दूरी है। यहाँ पर μ0 के वैल्यू के बारे में मैं बता देता हूँ। उसका वैल्यू है 4π × 10⁻⁷। देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, वो है, देखिए एक परिनालिका है, उसमें जब आप आई धारा फ्लो कराते हैं, आई करंट फ्लो कराते हैं, तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है, और वहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है μ0 Ni। तो μ0 = B/Ni। B का यूनिट टेस्ला है और I का एम्पियर है, और ये जो N है वो फेरों का घनत्व है, ठीक है, टर्न डेंसिटी है, जिसका मात्रक प्रति मीटर होता है। तो जब आप पुट करेंगे तो μ0 का आपको यूनिट मिल जाएगा टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो ये हो गया μ0 के बारे में। अपने न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग ध्यान दें तो ये एक एक्चुअली बहुत इसका कैलकुलेशन आसान है। देखिए 4π × 10⁻⁷ ये हो गया μ0 का वैल्यू। करेंट्स जो है वो दोनों में 2-2 एम्पियर की हैं, और ये नीचे 2π, और बीच में जो उनकी दूरी है वो भी 2 है। तो ये 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, तो बच गया सिर्फ 2⁴ × 10⁻⁷ न्यूटन। तो प्रति इकाई लंबाई, यानी जो लंबी तारे हैं, ये दोनों समांतर तारे हैं, इनके यूनिट लेंथ पे जो लगने वाला बल होगा वो हो जाएगा 4 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है एक परिनालिका को आधी काट देने पर उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। आधी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, या फिर चेंज नहीं होगी, या फिर 4 गुनी हो जाएगी ना। हाउ डू वी आंसर दिस। देखिए किसी परिनालिका यानी सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो होती है B = μ0 Ni, अगर उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं डाला गया हो, सिर्फ एयर हो या फिर वैक्यूम हो। तो यहाँ पर μ0 क्या है, मुक्त आकाश की चुंबकशीलता, जो कि कांस्टेंट होती है हमेशा। और I करंट है, N क्या है ना, N वाला जो पोर्शन है वही थोड़ा ट्रिकी है। ये जो N है वो टर्न डेंसिटी है, TURN, टर्न डेंसिटी, यानी कि फेरों की घनत्व। ये क्या है, मान लीजिए कि ये एक सॉलिनॉइड है और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, ठीक है, और टोटल लंबाई जो है L है। तो L लंबाई में टोटल फेरों की संख्या कैपिटल N है, इसलिए इकाई लंबाई में, यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या हो जाएगी कैपिटल N/L। तो ये जो फेरों की संख्या इकाई लंबाई में है इसको ही टर्न डेंसिटी बोलते हैं, यानी कि स्मॉल n। ये स्मॉल n क्या है, कैपिटल N/L। μ0 n को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल N/Li। यहाँ पर n क्या है, फेरों की टोटल संख्या है, और L क्या है, परिनालिका की पूरी लंबाई है ना। इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है, देखिए जब हम लोग ये लेट्स से ये सॉलिनॉइड है और इसमें फेरों की संख्या है 10 और इसकी लंबाई है 2 मीटर, तो जब इसको हम लोग हाफ कर देंगे, काट देंगे आधी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5, अगर L है तो L/2 हो जाएगी, और लंबाई आधी हो गई। फेरों की संख्या भी पहले अगर 10 थी तो आधी काट देंगे तो जो आधा बचेगा उसमें तो 5 ही रह जाएगी, यानी कि अगर पहले लंबाई L थी तो अब L/2 हो जाएगी, और फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, पहले कैपिटल N थी तो अब N/2 हो जाएगी आधी काटने के बाद। तो नई जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है B' हो जाएगा μ0, जो फेरों की संख्या है वो N/2 हो चुकी है, और जो लंबाई है वो भी आधी हो चुकी है। तो इस तरह से क्या होगा कि 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर से आपको μ0 N/Li ही मिल जाएगा, यानी कि परिनालिका को आधी काटने के बाद चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता वही रहेगी जो पहले थी। मोटा मोटी इसका कारण आप ये समझ सकते हैं कि जब आप परिनालिका को, सॉलिनॉइड को आधा काटते हैं तो फेरों की संख्या भी आधी हो जाती है और लंबाई भी आधी हो जाती है, इसलिए जो फेरों का घनत्व है, फेरों की डेंसिटी है, टर्न डेंसिटी, वो वही रहती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टर्न डेंसिटी पर ही डिपेंड करती है, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो नहीं बदलेगा। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपके फिजिक्स का तीसरा और टेस्ट का 8वां क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो टेस्ला, तो आपको पता है कि टेस्ला ऐसा यूनिट है, और यहाँ पर ये भी जान लीजिए कि 1 टेस्ला = 1 न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। उसके बाद वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है ना। कैसे, देखिए अगर किसी सरफेस से मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स फाई हो और इसका जो एरिया है वो ए हो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होता है B = फाई बाई ए। और याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट वेबर होता है, वेबर, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो है वो B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का यूनिट है। तो बच गया गॉस। गॉस भी चुंबकीय क्षेत्र का ही यूनिट है, हालांकि ये ऐसा यूनिट नहीं है। और ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आपसे ऐसा यूनिट नहीं पूछा गया है, जस्ट एनी यूनिट। और गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ही एक मात्रक है। याद रखिएगा कि 1 गॉस = 10⁻⁴ टेस्ला होता है। तो इस प्रकार से ये तीनों ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के मात्रक हैं। तो इसका मतलब सही आंसर NOTA, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, यानी कि ये सभी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के मात्रक हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फिजिक्स का चौथा क्वेश्चन ये था कि किसी सोलेनॉइड के अंदर नर्म लोहा यानी सॉफ्ट आयरन के कोर को रखने से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके वैल्यू के साथ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या फिर नहीं बदलता है, स्थिर रहता है। नाउ देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि परिनालिका के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो होता है B = μ0 Ni, जहाँ N टर्न डेंसिटी है और I करंट है। लेकिन जब उसके अंदर किसी मटेरियल को डाल दिया जाता है तो ये हो जाता है μ0 × μr/Ni। μ0 N और I के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये μ0 R को कहते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता, यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब ये जिस मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी ज़्यादा होगा उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, और जिसके लिए 1 से कम होगा उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा घट जाएगी। तो ये जो नर्म लोहा है, सॉफ्ट आयरन का कोर है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, जिसको कि हिंदी में लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इन लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, इनमें आपेक्षिक चुंबकशीलता यानी μr, इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप नर्म लोहे को सॉलिनॉइड के अंदर डालते हैं, परिनालिका के अंदर डालते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और याद रखिए, जब हम लोग ये सोलिनॉइड क्या है, सोलिनॉइड से ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, विद्युत चुंबक बनाते हैं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये तुरंत चुंबकित हो जाता है और फिर तुरंत से इसका चुंबकन हट भी जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। जबकि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात यानी स्टील का यूज़ होता है। तो चलिए डील करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है 1 मीटर लंबाई और 0.5 मीटर चौड़ाई के 10 फेरों वाली कुंडली 5 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। अगर इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो इसमें उत्पन्न बल युग्म यानी कि कपल क्या होगा। देखिए, मैं क्वेश्चंस इस तरह से रख रहा हूँ ताकि धीरे धीरे करके कुछ टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 1-2 टेस्ट में आपका थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, हीटिंग इफेक्ट यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, वो क्लियर हो चुका है लगभग। तो इस तरह से मैं सोच समझ के क्वेश्चंस पुट करता हूँ ना। देखिए, पिछले सेशन में मैंने ये बताया था कि जब किसी मैग्नेट को, चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें एक टॉर्क काम करता है, या फिर आप कपल भी कह सकते हैं उसको, एक कपल काम करता है, बलयुग्म काम करता है। तो यहाँ पर जो एक कुंडली है वो भी एक चुंबक का ही काम करती है। तो कुंडली को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक बल काम करेगा, राइट, बलयुग्म काम करेगा, राइट। ये बलयुग्म होता कितना है, ये बलयुग्म होता है, याद रखिएगा, टॉ = बिना साइन थीटा भी होता है। लेकिन चूंकि कुंडली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है, परपेंडिकुलर रखी गई है, तो थीटा 90 डिग्री होगा और साइन थीटा = 1 हो जाएगा, इसलिए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना। बी का मान 10 टेस्ला है, आई का मान 2 एम्पियर है, और कुंडली में फेरों की संख्या 10 है। और एरिया की बात करें तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, यानी कि 1 × 0.5 हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर। 50 न्यूटन मीटर इज द आंसर। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, BI/NA। नाउ जो मैंने पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर कर देता हूं। तो देखिए, इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो शेप है वो N की तरह दिख रहा है, और इसमें ये जो एरो है वो इस रोटेशन को दिखा रही है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये जो S है ये S की तरह दिख रहा है, और इसमें जो एरो है वो क्लॉकवाइज रोटेशन को दिखा रही है। ये एक याद करने का तरीका हो गया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट हो तो वो लूप नॉर्थ पोल का काम करता है, और अगर क्लॉकवाइज करंट हो तो वो लूप साउथ पोल का काम करता है ना। तो आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि अगर किसी सॉलिनॉइड को, परिनालिका को खींच करके उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, लेंथ को डबल कर दिया जाता है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा। तो प्लीज़ आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।